One, am I audible? Let me check. मशीन खराब, सेंसर नहीं सर। Okay, so it's working well now. सो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे आरसीसी के फर्दर क्वेश्चंस को। काफी क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे, आज हम लोग फर्दर उसके आगे चलते हैं। सो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म यू कैन यूज माय रेफरल कोड फॉर ज्वाइनिंग न्यू बैचेस और एनीथिंग सम जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह में अपीयर होते हैं किसी भी चीज में, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विवेक गुप्ता 10। ओके, सो देयर आर सम अनाउंसमेंट। रेज अ हैंड फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है, अनअकैडमी के ऐप पे आता है ये। इसमें आप एडुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे तो केवल चैटिंग हो पाती है ना, इसमें एडुकेटर से आप बात कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे फैसिलिटी है। चैंपियंस स्पीक, बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखिए उसको। सीनियर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हैं, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आई थी और वो कैसे हैंडल किए थे अपने प्रॉब्लम्स को, उन सब चीज़ों में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। देन आस्क अ डाउट, अनअकैडमी अनअकैडमी पे आप कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करके भेज सकते हैं, वहां से रिप्लाई आता है कि इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। सो दीज थिंग्स आर द एडवांटेजेस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप इसको ले सकते हैं, ये प्लस सब्सक्रिप्शन से भी बेटर सब्सक्रिप्शन है, इसमें लाइव मेंटरशिप आप लोगों को प्रोग्राम मिलता है। देन न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जनरल एप्टीट्यूड का, कब से? 8th ऑफ दिसंबर से। 8th ऑफ दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एक स्टार्ट हो रहा है आरसीसी का भी, कब से? 8th ऑफ दिसंबर से। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है। सो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम लोग कुछ फिर क्वेश्चन लाए हैं। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखिए इसमें दो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। कुछ बात है, कुछ हमको कंपेयर करना था, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखती है। जब भी बोला जाता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है टाउसी। इस पूरे वर्ड का मतलब होता है टाउसी। तो टाउसी किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है और परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करता है। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रेनफोर्समेंट। सो ए भी सही होगा और परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट भी सही होगा। शियर रेनफोर्समेंट पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नहीं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन डिपेंड करता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन डिपेंड करता है। तो सेक्शन का शियर स्ट्रेंथ और कंक्रीट के शियर स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है। जब सेक्शन का शियर स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है, इट मींस टाउसी इंटू बीडी प्लस शियर रेनफोर्समेंट के कारण जो स्ट्रेंथ होता है वो भी, दोनों को क्लब कर दीजिएगा तो जो स्ट्रेंथ आएगा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन बोलते हैं। क्लियर? सो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, लेकिन यहां शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है तो ए और बी होगा, सी नहीं होगा। तो आंसर दो तो हो नहीं सकता है, और नीचे दिया है ऑल ऑफ द अबव भी। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है कि वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दिया है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था वो हम आपको बता देते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में ये नहीं देना चाहिए था, क्वेश्चन में ये देना चाहिए था शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के जगह पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन देना चाहिए था। और जब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन देता तो डी आंसर हो जाता, ये नहीं, और तब इसका एक ही आंसर सही होता, डी। आया समझ में? तो इन सब में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ये सब वर्ड्स का गेम है। तो जो क्वेश्चन बनाया है उसको भी वर्ड्स पे इतना कमांड नहीं था, जिसकी वजह से ये ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब एग्जाम का क्वेश्चन है तो आज के लिए एग्जाम में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लोग कैजुअली पूछ देते हैं कुछ भी, बच्चे परेशान होते रहते हैं।
बच्चों से जो क्वेश्चन नहीं बनता है उनको लगता है कि वो क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है क्योंकि उनसे नहीं बना, या डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए नहीं बना। वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी होता है जिसकी वजह से उनसे नहीं बनता। ये भी एक रीजन हो सकता है ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो नहीं बनता है, क्वेश्चन ज्यादा लेवल का होता है, थोड़ा बेटर होता है, ट्रिकी होता है, तब भी नहीं बनता है। क्वेश्चन गलत होता है तब भी तो नहीं बनता है, इजंट इट? तो दैट मे ऑल्सो बी द केस। तो ये केस स्टेट वाले में, जेई वाले में ज्यादा होता है और गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये चीज कम होता है, लेकिन वहां भी होता है। क्लियर? नाउ यहां कह रहा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहां जब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? अभी हम आपको क्या बताए थे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मीनिंग? टाउ सी। ठीक है, सो टाउ सी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन टेंशन और परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन। तो इस पे डिपेंड करता है और इस पे। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पे टाउ सी डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जो रेनफोर्समेंट कंप्रेशन में होता है, तो कंक्रीट जब बीम ऐसे स्लाइड करने का कोशिश करता है तो टेंशन जोन में क्रैक्स होता है, और क्रैक्स होता है तो वो ऐसे स्लाइड करने का कोशिश करता है। सो टेंशन जोन में ऐसे क्रैक होता है तो वो स्लाइड करने का कोशिश करता है। कंप्रेशन जोन में कोई क्रैक ही नहीं होता है तो स्लाइड करने का कोशिश नहीं करता है। तो वहां का लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कोई डॉवेल एक्शन नहीं देता है, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते। तो 1 और 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? गुड, बहुत लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं। ओके, आगे चलें। हॉन्स्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। देखिए ये बीम कैसा है? हॉन्स्ड है। जनरली बीम का डेप्थ मिड स्पैन पे ज्यादा होता है और एंड में कम होता है, बट इसमें कैसा है? मिड में कम है और एंड पे ज्यादा है। तो ऐसा क्यों देते हैं लोग? एस्थेटिक पर्पस के कारण देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं? एस्थेटिक पर्पस के कारण देते हैं। लुक अच्छा आता है स्ट्रक्चर का, इसलिए हम लोग ऐसा देते हैं। इज इट क्लियर? सो लुक स्ट्रक्चर का अच्छा आ रहा है तो इसलिए हम लोग ऐसा देते हैं। नाउ इसमें आपको क्या निकालना है? द बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर लोड, द डिजाइन शियर फोर्स निकालना है। द डिजाइन शियर फोर्स, केवल आपको फोर्स निकालना है, स्ट्रेस नहीं निकालना है। क्लियर? सो डिजाइन शियर फोर्स, सो याद है टाउ वी जो होता है वो वी यू माइनस एम यू बाई डी इंटू टेन बीटा होता है और डिवाइडेड बाई बी डी। तो ये स्ट्रेस है, लेकिन आपको क्या निकालना है? फोर्स। तो जब फोर्स निकालना है तो हम लोग इसमें से क्या हटा देंगे? नीचे का एरिया। सो इसको और इसको हटा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? शेयर फोर्स। इतना हम लोगों को निकालना है। अब वी यू क्या है? दैट इज सिंपली डब्ल्यू एल बाई टू, WL/2 माइनस MU। तो इस 5 मीटर पे आपको बेंडिंग मोमेंट लिखना है, 5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट लिखना है। तो 5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2, एक्स का वैल्यू 5 मीटर, tan बीटा और D। तो D कैसे निकलेगा? D बहुत सिंपल है, यहां 400 है और यहां 600 है और 5 मीटर पे चाहिए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। टोटल स्पैन 20 मीटर है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। तो डी कितना हो जाएगा? सिंपली 500। और tan बीटा कितना हो जाएगा? सो देखिए ये हो जाएगा बीटा। सो ये बीटा कितना हो जाएगा? 200/10 मीटर, 200/10,000। ये tan बीटा हो गया। तो स्मॉल डी और tan बीटा, सो इससे हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों का शेयर फोर्स आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 65। इसका आंसर आएगा 65। यहां पे माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? माइनस लेंगे। अच्छा रुके, यहां माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ना। प्लस होगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? बहुत सिंपल है। जिधर बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, जिधर बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है उधर अगर डेप्थ बढ़ रहा है,
जिस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में डेप्थ भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए यहां सपोर्ट से इधर जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा बट डेप्थ घट रहा है, तो यहां पे उल्टा हो रहा है, तो यहां पे हम लोग नेगेटिव लेते पॉजिटिव लेते हैं, और उसमें क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सो दिस इज द वे। गौतम पटेल अनअकैडमी पे न्यू कोर्स कब आ रहा है, 29 से आ रहा है, 28 ऑफ दिसंबर से, 28 ऑफ दिसंबर से मेरा सब कुछ न्यू आएगा 2023 के लिए, सब कुछ प्लान्ड वे में। उसके लिए यूट्यूब पे हम एक वीडियो भी बना लिए हैं, आप देख लीजिएगा, प्लस क्लासेस फॉर 2023, ठीक है, ऐसा डालिएगा विवेक गुप्ता का तो आ जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले हम वीडियो बना के डाले। Now, in shear design of an RCC beam, other than allowable shear strength of concrete tau c, there is an additional check suggested by this. केवल टाउ सी नहीं होता है, टाउ सी मैक्स भी होता है। तो टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, क्लियर। सो टाउ सी मैक्स का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है, तो होता क्या है कि कंक्रीट डायगोनल टेंशन में भी फेल होता है शियर के कारण। देखिए जब कंक्रीट पे शियर आता है, कंक्रीट पे जब शियर आता है तो इसमें एक डायगोनल पे टेंशन आता है, एक डायगोनल पे टेंशन आता है और एक डायगोनल पे कंप्रेशन आता है। इस डायगोनल पे कंप्रेशन आएगा और इस डायगोनल पे टेंशन आ जाता है। आया समझ में, एक डायगोनल टेंशन एक डायगोनल कंप्रेशन। डायगोनल टेंशन लेने के लिए हम लोग शियर स्टीरअप डालते हैं, शियर स्टीरअप दे देते हैं तो डायगोनल टेंशन रुक जाता है। शियर स्टीरअप हम लोग दे देते हैं तो डायगोनल टेंशन रुक जाता है, लेकिन डायगोनल कंप्रेशन कौन लेता है, कंक्रीट ही लेता है। तो एक लिमिट से ज्यादा जब टाउवी का वैल्यू होता है, यानी कि टाउवी का वैल्यू जब टाउसी मैक्स तक पहुंचता है, टाउसी मैक्स तक जैसे ही पहुंचता है वो क्या होगा, डायगोनल कंप्रेशन में कंक्रीट क्रश हो जाता है। ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों का एकदम क्लियर होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। सो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ कंक्रीट बाय डायगोनल टेंशन नहीं होगा, डायगोनल कंप्रेशन होगा। नाउ द डिजाइन shear strength of axially loaded beams is increased by a factor as per IS codes, ठीक है। द डिजाइन shear strength of axially loaded beams is increased by this factor। सिंपल है, कॉलम ये बीम है, बीम में अगर दोनों एंड से कंप्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो उसका शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, कॉमन सेंस से सोचिए, किसी भी चीज को आप दोनों एंड से कंप्रेस कर दीजिएगा तो उसका शियर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या नहीं, बढ़ जाता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कोड में, कोड में दिया हुआ है, तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज टू हैसन। हैसन का मीनिंग जानते हैं, हैसन का मतलब होता है किसी चीज का रेट को इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कर देना। हैसन का मतलब किसी चीज को इंक्रीज कर देना, जल्दी जल्दी होने लगता है, दैट इज कॉल्ड हैसन, क्लियर। सो द प्रेजेंस ऑफ एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज टू हैसन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ फ्लेक्सर एंड इंक्लाइन क्रैक। गलत है, कॉमन सेंस से सोचिए, किसी को अगर दोनों एंड से किसी चीज को कंप्रेस कर दीजिएगा तो उसमें डायगोनल क्रैक आने का चांस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सो डायगोनल टेंशन आने का चांस क्या होगा, घट जाएगा, तो वो हैसिन नहीं होगा, रिड्यूस होगा। तो ये गलत है, रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो क्या हो जाएगा, सी। आया समझ में। आकाश सर, सारे कॉन्सेप्ट सब मिक्स हो रहे हैं, कैसे डील करें सर इस फेनोमेना को। सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं तो मिक्स तो होना भी चाहिए। जब सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं ना तभी आपका अपना कॉन्सेप्ट बन के तैयार होता है। समझ में आया, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि हम सोम पढ़ लिए, हम आरसीसी पढ़ लिए, हम स्ट्रक्चर पढ़ लिए। आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, क्लियर। ऐसे नहीं होता है कि आप सोम पढ़े हैं तो केवल सोम का क्वेश्चन बनाइएगा, तो ऐसे ही होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है।
मिक्स करके पढ़ाई कीजिए। जब मिक्स करके पढ़ाई कीजिएगा ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लगातार 15 दिन सोम पढ़ रहे हैं, लगातार 15 दिन आरसीसी पढ़ रहे हैं, लगातार 15 दिन स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, लगातार 15 दिन सॉइल पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप अगर कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको मिक्स टाइप का क्वेश्चन, एक सोम, एक स्ट्रक्चर, एक आरसीसी, एक स्टील दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप यूनिडायरेक्शनल पढ़ाई किए। तो यूनिडायरेक्शनल पढ़ाई कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में तो मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है ना। क्लियर। तो एट ए टाइम 2-3 सब्जेक्ट तो मिनिमम एक साथ लेके चलना चाहिए, मिनिमम एक साथ लेके चलना चाहिए। और कोई ऐसा मंथ नहीं होना चाहिए जिसमें कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप देखे भी नहीं है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे कीजिएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका यूनिडायरेक्शनल पढ़ाई होने लगेगा। समझ में आया? नाउ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ 10 मीटर इफेक्टिव स्पैन एंड 1 मीटर इफेक्टिव डेप्थ इज सपोर्टेड ऑन 500 mm एंड 500 कॉलम। सो देखिए बहुत सिंपल है, एक बीम है और ये 500 बाई 500 के कॉलम पे सपोर्टेड है। ये कॉलम क्या है, 500, और ये आपका क्या है, 1 मीटर इफेक्टिव डेप्थ। नाउ इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो यहां पे मैक्सिमम होगा, इसके बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। आपको शियर फोर्स कहां निकालना है, क्रिटिकल सेक्शन पे, क्रिटिकल सेक्शन पे निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल सेक्शन यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, सो क्रिटिकल सेक्शन 1 मीटर पे होगा। तो ये जो मैक्सिमम होता है ये सेंटर ऑफ सपोर्ट पे होता है। तो सेंटर ऑफ सपोर्ट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, लोड 10 है और स्पैन 10 है, तो 10 इंटू 10 100, तो यहां रिएक्शन कितना 50, तो यहां पे 50 हो जाएगा। और सेंटर 5 मीटर पे वो 0, तो ये घटता घटता यहां पर कितना आ जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल से निकालिएगा 37.5 किलो मेगा न्यूटन आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? सो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। इन सब कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ a rectangular beam of width 230 and effective depth 300 mm is proposed to carry a bending moment and shear force of 120 and इतना bending moment shear force दोनों दे दिया है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो लिखा हुआ है फर्स्ट, इट कैन बी डिजाइंड एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में एमयू लिमिटिंग निकालिए आप। एमयू लिमिटिंग जब निकालिएगा ना, एमयू लिमिटिंग कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है, 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर से एमयू लिमिटिंग निकलेगा। सो जो बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट यू ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग है, तो अगर ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग होता है तो कैसा सेक्शन डिजाइन करते हैं, डबली रेनफोर्स डिजाइन करते हैं, सिंगली रेनफोर्स डिजाइन नहीं करते हैं। आया समझ में? और इसका टाउसी मैक्स इतना दिया हुआ है, जब टाउ भी आप निकालिएगा तो टाउ भी क्या होगा, वी यू बाई बी डी। क्लियर। सो वी यू कितना 120 इंटू 10 टू दावर 3, यही है ना, नहीं 270, 270 270 इंटू 10 टू दावर 3 डिवाइडेड बाई बी डी। बी कितना है 230 एंड डी इज 300। क्लियर। सो इससे टाउ वी का वैल्यू आया, टाउ वी का जो भी वैल्यू आएगा, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स आ जाएगा। अगर टाउ सी मैक्स से ज्यादा होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, डेप्थ हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। सो टाउ वी ज्यादा आ जाता है यहाँ पे, टाउ सी मैक्स इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देखिएगा। सो इसमें क्या आंसर हो जाए, इट कैन बी डिजाइंड एज डबली रेनफोर्स सेक्शन बट इट इज अनसेफ फ्रॉम शेयर कंसिडरेशन। तो डबली रेनफोर्स तो डिजाइन हो जाएगा बट शेयर कंसिडरेशन में क्या हो गया, अनसेफ हो गया। सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्लियर? स्पेसिंग ऑफ stirrups in a rectangular beam is, spacing of stirrups in rectangular beam,
देखिए कोई भी बीम होता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम यूडीएल लोडिंग वगैरह, जनरली बीम पे यूडीएल लोडिंग ही होता है, क्लियर, जनरली। तो एसएफडी कुछ ऐसा आएगा या नहीं? सो एसएफडी ऐसा आएगा, प्लस और माइनस, आया समझ में? सो यहां पे प्लस शियर फोर्स आ जाएगा, यहां पे माइनस शियर फोर्स आ जाएगा। जब प्लस और माइनस शियर फोर्स आएगा तो बीच में शियर फोर्स जब बहुत कम है तो हम लोग शियर फोर्स, शियर रेनफोर्समेंट बीच में क्या देंगे? कम देंगे। तो ये टॉप रेनफोर्समेंट, ये बॉटम रेनफोर्समेंट। एंड में शियर फोर्स ज्यादा है तो नजदीक नजदीक देते हैं, और बीच में कम है तो कम कर देते हैं। अब कहां से कम किया जाता है ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब रियल में बिल्डिंग डिजाइन कीजिएगा लाइफ में तब आप लोग ये सब सीखिएगा। तो एंड में नजदीक नजदीक देते हैं और बीच में क्या कर देते हैं हम लोग? ज्यादा कर देते हैं। आया समझ में? The chances of diagonal tension cracks in RCC member reduces। कॉमन सेंस से सोचिए, शियर के कारण डायगोनल टेंशन आता है, ठीक है, शियर के कारण डायगोनल टेंशन आता है। अगर दोनों एंड से उसको कंप्रेस कर देंगे तो शियर के कारण जो डायगोनल टेंशन आ रहा है उसका चांस रिड्यूस हो जाएगा या नहीं? इजिली रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। जब टेंशन अगर होगा, अगर टेंशन और शियर दोनों अप्लाई कीजिएगा तो और जल्दी क्रैक करेगा, डायगोनल टेंशन में और जल्दी क्रैक करता है। आया समझ में? इन दोनों क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है। चलिए बताइए, द कोडल प्रोविजन रिकमेंडेड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो हम लोग देते हैं बीम में, वो क्यों देते हैं? मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो देते हैं वो हम लोग क्यों देते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? टू केटर एनी टॉर्शन इन द बीम सेक्शन। गलत। जो मिनिमम है उससे टॉर्शनल कैपेसिटी बढ़ता है, लेकिन वो कोई भी टेंशन ले लेगा ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ जाता है, दैट इज फाइन, बट ऐसा नहीं है कि आप उसमें कितना भी टॉर्शन अप्लाई कर दीजिए वो ले लेगा, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, क्लियर? सो ये गलत है। थोड़ा सा कैपेसिटी टॉर्शन का बढ़ता है लेकिन कुछ भी टॉर्शन ले लेगा, ये गलत है, ठीक है। टू इंप्रूव डक्टिलिटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सही बात है। आप स्टीरअप दे देते हैं तो कंक्रीट टूट टूट के नहीं निकलता, और जब कंक्रीट टूट टूट के नहीं निकलता है तो क्या होगा? उसका डक्टिलिटी बढ़ता है। टू इंप्रूव डॉवेल एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट, सही है। सो 2 और 3 नहीं बाबू, आपने लिखा ओनली 2, दैट इज रॉन्ग। ओनली 2 नहीं होगा बाबू, ठीक है, ओनली 2 नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड होगा। करेक्ट पूछ रहा है ना? देखिए डॉवेल एक्शन, इमेजिन कीजिए, कराटे जानते हैं? कराटे, जो लोग कराटे के जानते हैं वो लोग देखते होंगे ब्रिक को तोड़ देते हैं, ठीक है, ब्रिक ऐसे रखा हुआ रहता है, ऐसे मारते टूट जाता है, वो ब्रिक शियर में टूट जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रखिएगा उसको, तोड़ना उतना आसान हो जाता है या नहीं? आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें शेयर में उसको तोड़ना इजी हो जाता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना उसका स्ट्रेंथ उतना कम हो जाता है शेयर में। बस यही चीज स्टीरअप और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के साथ है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, अगर आप नजदीक नजदीक स्टीरअप कर दीजिएगा तो रेनफोर्समेंट का शेयर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? एनहांस हो जाता है। और अगर आप दूर कीजिएगा तो शेयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डबल एक्शन भी बढ़ जाएगा। फास्ट करवाओ और तेज बनाइएगा, और तेज, इतना तो फास्ट करा रहे, तब तो सीधा क्वेश्चन दिखाते जाते आगे बढ़ते जाते, क्वेश्चन दिखाते जाते आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग सीखने के लिए भी कर रहे हैं ना क्लास, इसलिए थोड़ा दोनों लोग का ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक है, दोनों लोग का ध्यान रखना पड़ता है। Which one of the following should be employed to provide lateral support to the beam?
लेटरल सपोर्ट, पहले तो ये जानिए लेटरल सपोर्ट का मतलब क्या होता है। ये बीम है, मान लीजिए ये बीम है, यहां सपोर्टेड है और यहां सपोर्टेड है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सपोर्टेड है, इस पे लोड लगाए तो ये बीम बेंड होता है ऐसे, और जब ऐसे बेंड होता है तो टॉप में कंप्रेशन आता है, टॉप में कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से साइड में बकल कर जाता है, साइड में, क्लियर। सो साइड में बकल करता है, उसी बकलिंग को रोकने के लिए साइड से भी सपोर्ट लगाना चाहिए। तो ये ऐसे है, और अगर साइड से आप सपोर्ट लगा दिए तो वो लेटरली सपोर्टेड हो गया, लेटरल डायरेक्शन ये है। आ गया समझ में? तो कैसे देते हैं, ब्रेसिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, सही है। देखिएगा आप लोग बहुत बार देखिएगा कि ऐसे एक आई सेक्शन है, एक ऐसे आई सेक्शन है, और ऐसे ऐसे करके ब्रेसिंग लगा दिया है। सो ब्रेसिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज। शेयर कनेक्टर, शेयर कनेक्टर से भी होता है। ये आपका आई सेक्शन है, इसके ऊपर शेयर कनेक्टर ऐसे ऐसे लगा दिए और कंक्रीट ऐसे बना दिए, कंक्रीट ऐसे लगा दिए, तो ये शेयर कनेक्टर अंदर चला जाता है, तो इससे भी रुकता है। ब्रेसिंग ऑफ टेंशन फ्लेंज, कोई फायदा नहीं है, टेंशन में रेनफोर्समेंट बकल नहीं करता है। तो बीम है तो बीम पे लोड लगाएंगे तो बेंड करेगा, नीचे अगर आप बकलिंग से उसको रोक भी दीजिएगा तब भी कोई फायदा नहीं है, नीचे बकल करता ही नहीं है। एम्बेडिंग कंप्रेशन फ्लेंज इनटू आरसीसी स्लैब, इससे रुकता है, ठीक है, इससे रुकता है। कैसे रुकता है बता रहे, मान लीजिए कि ये आरसीसी स्लैब है, ठीक है, और आप इसमें आई सेक्शन ऐसे डाल दीजिए, आई सेक्शन ऐसे डाल दीजिए, आया समझ में? अगर आई सेक्शन ऐसे डाल दीजिएगा तो अब ये चाह के भी बकल नहीं हो सकता क्योंकि कंक्रीट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 4, सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मेरा एक एडवाइस है स्टूडेंट्स को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, always prefer to solve previous year question paper as number of times as possible। आप लोगों को लगता है कि अरे प्रीवियस ईयर में आ गया, अब दोबारा ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, तो क्या आपको क्या लगता है कि जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या एग्जाम में आ जाएगा? वो भी नहीं आने वाला है। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टारगेट ये होना चाहिए कि जिस तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट से ये सब सॉल्व होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको सोचने आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस याद नहीं करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करके कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप कोई भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उससे आपको बेनिफिट होगा, और सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? एग्जाम से मिलेगा। तो जो एग्जाम का प्रीवियस ईयर है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स। हम अपने टाइम में कितनी बार सॉल्व किए होंगे हमको याद नहीं, इतनी बार हम सॉल्व किए थे। हम कुछ और बनाते ही नहीं थे, थ्योरी पढ़ते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थ्योरी पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप चीजों को एक्सप्लेन कर दीजिए किसी दूसरे को। जैसे हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अगर ऐसे स्टूडेंट किसी अपने जूनियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब आपको नॉलेज कंप्लीट हो गया। और आप केवल ऐसे कर रहे हैं कि अरे इसका आंसर डी होता है, दिस इज नॉट नॉलेज, ये नॉलेज नहीं है। आप किसी को इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है, उसको समझ में आ जाए, इट मींस कि आपको नॉलेज, ठीक है। आप इसका आंसर जानते हैं, दिस इज नॉट नॉलेज, ये नॉलेज नहीं है कि अरे इसमें ब्रेसिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज शेयर कनेक्टर ये होता है तो डी हो जाएगा, टेंशन का नहीं, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज ये है कि आप किसी को समझाइए और वो समझ जाए और कल को वो भी फिर किसी को समझा दे, तो दैट इज नॉलेज। समझ में आया? इसलिए प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए, जितना फोकस कीजिएगा प्रीवियस ईयर, रैंक ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, रैंक ऊपर जाता है। हर टॉपर, हर टॉपर प्रीवियस ईयर पे फोकस करता है, हर टॉपर प्रीवियस ईयर पे फोकस करता है, ठीक है। जिन लोगों का एग्जाम में नहीं होना रहता है ना, वही लोग इधर उधर से क्वेश्चन बनाता रहता है, अब लोगों का होता भी नहीं है एग्जाम में।
नाउ लेटरल सपोर्ट टू अ बीम इज प्रोवाइडेड बाय कंक्रीट स्लैब रेस्टिंग ओवर टॉप फ्लेंज ऑफ द बीम। देखिए ये बीम है और इसके ऊपर स्लैब रखा हुआ है, तो स्लैब से लोड बीम पे आएगा और बीम ऐसे बेंड होगा तो बीम बकल करना चाहेगा, कर सकता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। लेकिन हम लोग फ्रिक्शन को इतना सफिशिएंट नहीं मानते हैं, फ्रिक्शन को हम लोग इतना सफिशिएंट नहीं मानते हैं कि बकलिंग हो सके। सो फ्रिक्शन को हम लोग कभी भी इतना सफिशिएंट नहीं मानते। इसमें क्या कह रहा है, शेयर कनेक्टर आर नीडेड टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस लेटरल सपोर्ट। सो ये भी सही है, लेटरल सपोर्ट टू अ बीम इज प्रोवाइडेड बाय कंक्रीट स्लैब रेस्टिंग ओवर, ये गलत है, असर्शन गलत है, केबल उसके ऊपर रखा हुआ है, इससे सपोर्ट नहीं मिलता, इससे सपोर्ट नहीं मिलता है। क्लियर, जब तक उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा ना, हम लोग सपोर्टेड नहीं मानेंगे लेटरल डायरेक्शन में, और ये सही है। तो क्या हो जाएगा, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। समझ में आया सबको? नाउ इन ए कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कहते किसको है, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कहते किसको है, जब एक सेक्शन में दो डिफरेंट मटेरियल होता है, देन दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट सेक्शन। एक सेक्शन में दो मटेरियल होता है, देन दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, सो इन ए कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, ये ऊपर कंक्रीट है और नीचे का स्टील का आई सेक्शन है। ठीक है, आया समझ में? सो ये है। नाउ इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ शेयर कनेक्टर। अगर इसमें कोई शेयर कनेक्टर कनेक्टेड है और वो कंक्रीट के अंदर चला गया, अब बताइए स्लैब इस पे स्लिप कर सकता है क्या? नहीं स्लिप कर सकता है। सो स्लैब इस पे स्लिप नहीं कर सकता है। डिफरेंशियल श्रिंकेज इज ओवरकम, ये सब कुछ और है ही नहीं, सब इसी तरह लिख दिया है बस। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है, ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। ए से ही आपका फाइनल हो गया। इंटरफेस स्लिपिंग। डिफरेंशियल श्रिंकेज क्या होता है, कंक्रीट श्रिंक करेगा और ये श्रिंक नहीं करेगा, नीचे स्टील का आई सेक्शन श्रिंक नहीं करेगा, तो दोनों में डिफरेंशियल श्रिंकेज आ गया। क्लियर, प्रीकास्ट मेंबर इज ऑलवेज डिजाइन टू कैरी द वेट ऑफ इन सीटू कंक्रीट विदाउट प्रॉप, ये गलत है। ये दिस द इन सीटू कंक्रीट कैन नॉट बी प्री स्ट्रेस्ड, ये भी गलत है, इन सीटू कंक्रीट भी प्री स्ट्रेस्ड होता। देन इसमें दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। फॉर ए कंपोजिट स्टील बीम एंड आरसीसी स्लैब फ्लोर कंस्ट्रक्शन, कंपोजिट स्टील का बीम है, नीचे का स्टील का बीम है, ऊपर आरसीसी स्लैब फ्लोर, जो अभी हम लोग बनाए थे सेम। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैज टू बी M20 फॉर द कंपोजिट एक्शन टू बी सेटिस्फैक्टरी, ऐसा कोई रूल नहीं है। द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ द स्लैब हैज टू बी वेल्डेड टू द बीम टू डेवलप मोनोलिथिसिटी, ये भी गलत है। ठीक है, a notch is made in the slab to house the upper flange of the beam, notch का ये मतलब क्या है, देखिए कि मतलब स्लैब को ऐसे कास्ट कीजिए ऐसे, तो इसमें आई सेक्शन आपको रखने में बनेगा, दिस इज नॉच, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। shear connector are provided to develop the composite action, this is correct, so this is correct। ये सब चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब समझ में आता है तभी आप नॉलेज आपको होगा, अदरवाइज नॉलेज नहीं होगा। इज इट क्लियर? द रेनफोर्समेंट फॉर टेंशन, द रेनफोर्समेंट फॉर टेंशन व्हेन रिक्वायर्ड इन मेंबर शैल कंसिस्ट ऑफ, द रेनफोर्समेंट फॉर टेंशन व्हेन रिक्वायर्ड इन मेंबर शैल कंसिस्ट ऑफ। क्लियर, सो मेंबर में जो रेनफोर्समेंट होता है, कौन सा रेनफोर्समेंट टेंशन में होता है, सो ओनली लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द टेंशन फेस। ठीक है, ये नहीं है ओनली, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं पता चलता है कि कौन है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तो नहीं पता चलेगा। ओनली लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द टेंशन फेस, ये तो टेंशन में रहता है लेकिन ओनली होगा पता नहीं। ओनली लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन फेस का रेनफोर्समेंट में टेंशन तो होता ही नहीं है।
only two-legged closed loop enclosing the corner reinforcement, both longitudinal and transverse reinforcement. So this is the most appropriate answer. ठीक है, इन सब में सही गलत नहीं होता है, इन सब में मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है. क्लियर. सो लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रेनफोर्समेंट में भी टेंशन होता है, और जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप हम लोग देते हैं उसमें भी टेंशन होता है. तो दोनों रेनफोर्समेंट में आपका क्या होगा, टेंशन होगा. सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये बताइए व्हाट इज द बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द रेनफोर्समेंट. सो देखिए बहुत सिंपल है, स्ट्रेस दो ही टाइप का होता है, एक होता है शियर स्ट्रेस, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस. जो सरफेस के अलोंग है, जो सरफेस के अलोंग है दैट इज शियर स्ट्रेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस. तो शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, दिस इज शियर स्ट्रेस एंड दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस. तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, along the surface होता है, that is bond stress along the surface. तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर shear stress. तो bond stress किस टाइप का स्ट्रेस है, that is shear stress. ठीक है. In the design of reinforced concrete beam, the requirement for bond is not getting satisfied. The economical option. Reinforcement है, इसमें चारों साइड से बॉन्ड है. रेनफोर्समेंट में टेंशन ज्यादा है या बॉन्ड का वैल्यू कम है, टेंशन ज्यादा है बॉन्ड का वैल्यू कम है, टेंशन टूट के निकल जाएगा या नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर कम कर देते हैं, डायमीटर को कम कर देते हैं, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देते हैं. ठीक है, एक 32 mm का डाया, 132 mm डाया का रेनफोर्समेंट का एरिया होता है 800 mm स्क्वायर. 132 डाया रेनफोर्समेंट का एरिया होता है 800 mm स्क्वायर. आ गया समझ में. देन 416 mm डाया, उसका भी एरिया होता है 800 mm स्क्वायर. तो दोनों में टोटल टेंसाइल फोर्स सेम रहेगा, लेकिन बॉन्ड किस में ज्यादा हो जाएगा, 416 में. क्यों, 416 का सरफेस एरिया ऐड कर दीजिएगा तो वो 132 के सरफेस एरिया से ज्यादा होगा, 132 का सरफेस एरिया से ज्यादा होगा. सो दैट्स व्हाई providing a smaller diameter bars more in number. आया समझ में, this is B. किसी को कहीं कोई दिक्कत. ठीक है, great. Now in limit state method of design, the bar in compression, the value of bond stress shall be, compression में रहेगा तो कितना इंक्रीज करते हैं, कोई बताएगा. कंप्रेशन में रहेगा कितना इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज बाय 25%, 25% कंप्रेशन में. और माइल्ड स्टील से, प्लेन बार से डिफॉर्म्ड बार होगा तो कितना, 60%. सो 25%, 60%, इंपॉर्टेंट डेटा है. द बॉन्ड बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड स्टील इज मेनली ड्यू टू, तीनों होता है, मैकेनिकल, एडहेसिव और फ्रिक्शन. मैकेनिकल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, उसके ऊपर जो रिप्स बना हुआ होता है, रिप्स बना हुआ होता है वो क्या देता है, रिप्स देता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस. ये मैकेनिकल. प्योर एडहेसिव, कंक्रीट में बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होता है, तो कंक्रीट स्टील के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है दैट इज एडहेसिव. फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अगर रेनफोर्समेंट अंदर से कहीं पे ब्रेक भी हुआ दोनों के बीच का बॉन्ड थोड़ा बहुत, तब भी उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इतना होता है कि उसके कारण नहीं निकलता, तो वो हो गया फ्रिक्शन. तो तीनों एक साथ कंबाइंड होके टोटल रेजिस्टेंस देता है, तीनों कंबाइंड होके टोटल रेजिस्टेंस देता है. क्लियर. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, स्टेट में आया था, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल 7 बजे. ठीक है, कल आ जाइएगा क्लास में टाइम से 7 बजे. ठीक है, हम एकदम टाइम से आते हैं, आज 3 मिनट लेट हो गया था. क्लियर. सो टाइम से आ जाइएगा. ओके, मिलते हैं टुमारो. बाय बाय.